हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात किया था कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है और मोजले के नियम के बारे में बात किया था। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं आज का हमारा टॉपिक है। इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें हम वर्ग कहते हैं या फिर समूह कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। इस सारणी में इस तरह की, ये लाल रंग के डायग्राम में आप देखिए, इस तरह की जो पंक्तियां उन्हें आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर खंभे नुमा जो आकृति बनी हुई है, जो पंक्तियां हैं, इन्हें हम वर्ग कहते हैं। अगला बिंदु है, पहले आवर्त में, आवर्त सारणी का जो पहला आवर्त है उसमें केवल 2 तत्व हैं, इसलिए इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। 2 तत्व होने की वजह से इस आवर्त को हम क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं। तथा इसमें सिर्फ हाइड्रोजन तथा हीलियम को रखा गया है। इसमें 2 तत्व कौन कौन से हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक कौन सा है, हीलियम है। ये देखिए डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। इसमें देखिए ये पहला आवर्त है और ये पहला वर्ग है और ये 18वां वर्ग है। तो पहले आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। अगला बिंदु है, आवर्त 2 व 3 में, आवर्त संख्या 2 व 3 में 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 8 तत्व हैं तथा इनको लघु आवर्त कहते हैं। 8 तत्व होने की वजह से इन्हें कौन सा आवर्त कहते हैं, लघु आवर्त। तीसरे आवर्त के तत्वों सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन को प्रारूपी तत्व कहते हैं। तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सबको क्या कहते हैं, प्रारूपी तत्व कहते हैं। ये देखिए, ये दूसरा आवर्त है और ये तीसरा आवर्त है। दूसरे आवर्त में तत्व कौन कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है। और तीसरे आवर्त में कौन से तत्व हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है। तो तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहते हैं। चौथा और 5वें में 18 तत्व हैं। चौथे और 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं, 18 तत्व हैं। इसलिए इनको कौन सा, दीर्घ आवर्त कहते हैं। कौन सा आवर्त कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। ये देखिए, ये चौथा आवर्त है और ये 5वां आवर्त है। इनमें कितने कितने तत्व हैं, 18 तत्व हैं। 5वां पॉइंट है, छठे तथा 7वें आवर्त में 32 तत्व हैं, इसलिए इनको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। इनमें तत्वों की संख्या कितनी है, 32 है। प्रत्येक दीर्घ आवर्त में प्रथम 8 तत्वों को कौन से तत्व कहते हैं, सामान्य तत्व कहते हैं। जितने भी दीर्घ आवर्त तत्व हैं उनमें से जो पहले 8 तत्व हैं उनको सामान्य तत्व कहते हैं। उसके बाद में जो बाकी के शेष यानी 10 तत्व जो बचते हैं उन्हें हम कौन सा तत्व कहते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व। अगला पॉइंट है, अति दीर्घ आवर्त 6ठे और 7वें में, अति दीर्घ आवर्त 6ठे और 7वें में 8 सामान्य तत्व हैं। कितने तत्व हैं सामान्य तत्व, 8 हैं। 10 संक्रमण तत्व है तथा 14 अंत्य संक्रमण तत्व है। 6ठी श्रेणी के अंत्य संक्रमण तत्व को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं। और 7वीं श्रेणी के अंत्य संक्रमण तत्व को क्या कहते हैं, एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। इन्हें मुख्य सारणी के क्या नीचे रखा गया है, मुख्य सारणी में इन्हें नीचे की तरफ रखा गया है। अगला बिंदु है, प्रत्येक आवर्त किसी क्षार धातु यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से आरंभ होकर किसी अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन आदि पर समाप्त हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी आवर्त हैं, कितने आवर्त हैं इसमें, 7 आवर्त हैं। तो जितने भी आवर्त हैं वे किसी क्षार धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से शुरू होकर किसी अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं।
प्रत्येक आवर्त में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म जैसे धात्वीय प्रकृति, घनत्व, क्वथनांक और ऑक्साइड की प्रकृति में नियमित परिवर्तन होता है। जितने भी आवर्त हैं उनमें तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं जैसे धात्वीय प्रकृति, घनत्व, क्वथनांक और ऑक्साइड, इनमें क्या होता है, नियमित परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है द्वितीय आवर्त के पहले तीन तत्व। दूसरा जो आवर्त है उसके पहले तीन तत्व कौन से? लिथियम है, बेरिलियम है और बोरोन है। तीसरे आवर्त के तत्वों तथा अगले वर्ग के दूसरे तत्व के साथ विकर्ण समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी दूसरे आवर्त के प्रथम तीन तत्व जो हैं वो अगले आवर्त के तीन तत्वों से विकर्ण समानता प्रदर्शित करते हैं। इस कारण उनके गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दूसरे आवर्त के जो पहले तीन तत्व हैं वो अगले आवर्त के तीन तत्वों से क्या समानता प्रदर्शित करते हैं। इनके गुण और उनके गुण क्या होते हैं? मिलते जुलते हैं, इसलिए ये क्या विकर्ण समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन जो है वो सिलिकॉन के साथ विकर्ण समानता प्रदर्शित करता है। ये देखिए समूह यानी आवर्त दूसरा है और ये आवर्त तीसरा है। और आवर्त के जो तत्व हैं पहले कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो ये क्या करते हैं? लिथियम क्या करेगा? अगले आवर्त के तीन तत्व जो है मैग्नीशियम उसे समानता प्रदर्शित करेगा, बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम से समानता प्रदर्शित करेगा और बोरोन जो है वो सिलिकॉन से समान प्रदर्शित करता है। यानी ये विकर्ण बनाते हैं, आवर्त सारणी में क्या बनाते हैं? विकर्ण बनाते हैं। इसलिए ये तत्व क्या करते हैं? विकर्ण समानता प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक वर्ग की संख्या अपनी विशिष्ट संयोजकता को प्रकट करती है। जैसे 0 वर्ग के तत्वों की संयोजकता जो होती है वो 0 है। पहला वर्ग के तत्वों की संयोजकता जो होती है वो 1, तीसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता जो है वो 3 है। यानी प्रत्येक वर्ग की जो वर्ग संख्या है वो अपनी विशिष्ट संयोजकता को प्रकट करती है। पहला वर्ग जो है वो अपनी अलग संयोजकता प्रकट करती है, दूसरा वर्ग है जो वो अपनी अलग संयोजकता प्रकट करती है। पहले वर्ग की संयोजकता जो है वो 1 है और थर्ड यानी तीसरे वर्ग की संयोजकता जो है वो कितनी है? 3 है। कुछ अपवादों को छोड़कर एक वर्ग के तत्वों के गुण समान होते हैं। आवर्त सारणी में कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को अगर छोड़ दें तो वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सभी के गुण क्या है? समान है। एक वर्ग में नीचे के तत्वों का परमाणु भार ऊपर के तत्वों के परमाणु भार से क्या होता है? अधिक होता है। यानी नीचे के जो तत्व होते हैं उनका परमाणु भार कम होता है और ऊपर के जो तत्व होते हैं उनका परमाणु भार अधिक होता है। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है। लिथियम नीचे वाला परमाणु तो इसका परमाणु भार अधिक होगा और हाइड्रोजन का परमाणु भार कम होगा क्योंकि ये ऊपर का तत्व है। प्रत्येक आवर्त में उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के अनुसार क्या तत्वों को उप वर्गों में निम्नलिखित क्रम में रखा गया है। यदि S उपकोष है तो इसमें 2 उपवर्ग हैं। पहले आवर्त का A उपवर्ग, दूसरे आवर्त का A उपवर्ग और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 2 होते हैं। इसी प्रकार P उपकोष जो है उसमें दूसरे आवर्त के A उपवर्ग हैं, चौथे आवर्त का A उपवर्ग है और पांचवें आवर्त का A उपवर्ग है, छठे आवर्त का A उपवर्ग है और सातवें आवर्त का A उपवर्ग तथा शून्य आवर्त है। तो इनमें जो अधिकतम संख्या है वो 6 इलेक्ट्रॉन होती है। इसी प्रकार D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10 होगी और इनमें जो है तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें पहले और दूसरे आवर्त के B उपवर्ग आते हैं। इस प्रकार इस सारणी में किसी तत्व की स्थिति से ज्ञात हो जाता है कि उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किस आपूर्ति, अंतिम इलेक्ट्रॉन की जो आपूर्ति है वो किस कोष तथा किस उपकोष में हुई है। यह स्थिति इसका भी ज्ञान कराती है कि परमाणु में कौन कौन से कोष तथा उपकोष पूर्णतः भरे जा चुके हैं। इस प्रकार इस सारणी से हमें किसी तत्व की स्थिति से यह ज्ञात हो जाता है कि उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से कोष तथा कौन से उपकोष में है और इसके साथ यह भी पता चल जाता है कि परमाणु में कौन से कोष और उपकोष जो है पूर्णतः भर चुके हैं। अगला पॉइंट है दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 4 खंडों अथवा ब्लॉकों में
स्पष्ट विभाजित किया गया है। यानी दीर्घकाल जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें तत्वों को 4 खंडों अथवा ब्लॉकों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। इनमें क्रमशः एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है तथा एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। कौन कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के। किसी एक ब्लॉक के तत्वों के लक्षण में अनेक समानताएं तथा अन्य ब्लॉक के तत्वों से भिन्नताएं होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि एस ब्लॉक का जो तत्व है वो पी ब्लॉक के तत्वों से अलग होगा और उसकी जो गुण होंगे ये सब क्या होते हैं, भिन्नता, यानी भिन्न होंगे। यानी एस ब्लॉक में जितने तत्व हैं वो समान होंगे, पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो समान होंगे और डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो आपस में समान होंगे। यानी अलग अलग जो ब्लॉक के तत्व हैं वो अलग अलग ब्लॉकों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इस सारणी में अगला पॉइंट है, इस सारणी में धात्वीय एवं अधात्वीय तत्वों को, संक्रमण तत्वों को, अक्रिय तत्वों को अलग रखा गया है। यानी इसमें धात्वीय, अधात्वीय, संक्रमण और अक्रिय इन सभी तत्वों को इस सारणी में क्या अलग अलग स्थान में रखा गया। दोस्तों ये था आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता। तो अगला टॉपिक है हमारा आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति आवर्त संख्या तथा वर्ग या उपवर्ग संख्या से निर्धारित होती है। आवर्त में किसी तत्व की स्थिति का पता उसकी आवर्त संख्या से और उपवर्ग या उपवर्ग से पता चलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का क्रम योजन उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। आवर्त सारणी में जो तत्वों का क्रम योजन यानी उनको जिस क्रम वाइज से रखा गया है वो किस पे रखा गया है, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। आवर्त संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोषों की कुल संख्या पर तथा वर्ग उपवर्ग बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉन के वितरण द्वारा निर्धारित होता है। आवर्त संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोष की कुल संख्या पर अथवा वर्ग उपवर्ग के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों के वितरण द्वारा निर्धारित होती है। यानी यदि किसी कोष में कुल संख्या कितनी है इलेक्ट्रॉनों की, इससे उस आवर्त का पता लगेगा और उपवर्ग या उपवर्ग के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके द्वारा उस वर्ग की या आवर्त का पता लगेगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है। आपको किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का अगर पता करना है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है तो वो 2n² पर निर्भर करती है, जहां n जो है वो नाभिक से नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। यानी नाभिक से जो कोष बने हुए होते हैं उनकी संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए k कोष है और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करनी है तो 2n² यानी 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। तो k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। इसी प्रकार L कोष देख लीजिए, L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 2 यानी 8। यानी दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं और L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 8 होती है। अतः तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात होने से सारणी में तत्व का स्थान और स्थान ज्ञात होने से तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ज्ञात किया जा सकता है। अगर आपको तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो आप उसका स्थान ज्ञात कर सकते हैं, और अगर स्थान पता है तो तत्व में परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। इसके साथ सारणी में किसी तत्व की स्थिति से उसके गुणों को जानना चाहते हैं तो उसके गुणों को उसकी स्थिति के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबा दें तथा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत